शादी के बाद बेटे बहू हनीमून मनाकर आज घर आ रहे थे क्योंकि महामारी की वजह से वह वहीं फंस गए थे। यह जानकर अर्चना जी का मन खुशी से चहक रहा था। वह अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर रही थी जिससे बेटे बहू के साथ समय बिता सके। अर्चना जी आज जल्दी ही उठ गई थी। कितना हल्का महसूस कर रही थी वह आज, जैसे उसके पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। वह चल नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी। बहुत सारा काम पड़ा था। वह जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी क्योंकि आज उनके बेटे ओम और उनकी बहू अंशिका 10 बजे आने वाले थे। ओम की शादी के बाद दोनों पहली बार घर आ रहे थे। उनकी शादी मार्च से के शुरू हफ्ते में हुई थी। फिर हनीमून के लिए विदेश चले गए। वहाँ से लौटे तो कोरोना संकट में दिल्ली में ही रह गए। पूरे 2.5 महीने से अर्चना जी ने अपने बेटे और बहू को देखा नहीं था। बस फ़ोन पर ही बतिया कर मन को संतुष्ट कर लेती थी। सरकार ने कल से लॉकडाउन में ढील दे दी थी। अब केवल हॉट स्पॉट पर ही कर्फ्यू रहेंगे, इसलिए ओम ने पहली फ्लाइट में ही टिकट बुक करा ली थी। आज वह 10 बजे की फ्लाइट से आने वाले हैं। तभी अर्चना जी अपनी पुरानी बातों को याद करने लगी। जब 4 साल पहले ओम के पिता जी की दिल के दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी और ओम तब छोटा था। उसके जीवन में तो अचानक ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अर्चना जी की मदद करने वाला कोई नहीं था। उनके पास पहले से थोड़ी जमा पूंजी थी तो उसने उनसे ओम को पढ़ाया था और साथ में सिलाई का काम शुरू किया, जिससे घर का खर्चा चल जाता था। अर्चना जी ने अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया था। शादी वाले दिन वह खूब फूट फूट कर रोई थी। काश कि आज उसके पिता जिंदा होते और अपने अरमानों को पूरा होते देखते। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। जैसे हर माँ बाप का सपना होता है अपने बेटे की शादी होते हुए देखना, उसको सफल होते हुए देखना, लेकिन शायद ओम के पिता की किस्मत में यह सब नहीं था। यही सब बातें सोचते हुए उनकी आंखें भर आईं। फिर अपने मन को समझाते हुए उठ कर सफाई करने में लग गईं कि मिसेस गुप्ता का फ़ोन आ गया। पूछ रही थी कि शाम 6 बजे होने वाले सत्संग होगा कि नहीं। कोरोना में लॉकडाउन से पहले तो हर रविवार को 6 बजे अर्चना जी के घर सत्संग होता था। करीब 10-12 कॉलोनी की औरतें इकट्ठा हो जाती थी। थोड़ा सत्संग करती और थोड़ी इधर उधर की बातें भी कर लेती थी। लॉकडाउन खुलने के बाद आज पहला रविवार है, इसलिए वह पूछ रही थी। अर्चना जी ने भी कह दिया कि सत्संग होगा। क्यों नहीं, जरूर होगा, सबको सूचना दे दूं। चलो ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना बोलकर अर्चना जी ने फ़ोन रख दिया। अब अर्चना जी ने साफ सफाई करके सबके लिए नाश्ता तैयार किया और खाने की आधी तैयारी भी कर ली। फिर नहा धोकर 10 बजे तक तैयार हो गई और बेटे बहू के आने का इंतज़ार करने लगी। 10:05 पर ओम का फ़ोन आया। प्लेन लैंड हो चुका था। 11 बजे के आसपास दोनों घर आ गए। दोनों ने अर्चना जी के पैर छुए। अर्चना जी ने दोनों को गले लगा लिया। बहू अंशिका को तो कस कर भींच लिया था। फिर अर्चना जी ने कहा, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है और मैं तेरी सास नहीं, माँ हूँ। अंशिका ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। फिर अर्चना जी बोली, चलो बेटा, अब तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। दोनों अपने कमरे में चले गए और सुस्ताने लगे। इतने में अर्चना जी ने आवाज़ लगाई, बेटा ओम, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। कमरे से ही बहू अंशिका की आवाज़ आई, हमने तो प्लेन में ही नाश्ता कर लिया था माँ जी, अभी हमें भूख नहीं है। फिर अर्चना जी थोड़ा मायूस होकर बोली, पर बेटा मैंने तो नाश्ता बना लिया था, ऐसा करो थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लो, मैं बड़े प्यार से बनाया है। अर्चना जी ने इतना कहने पर बेटा ओम तो नाश्ता करने आ गया पर बहू नहीं आई।
अर्चना जी ने एक बार और प्रयास किया। अंशिका बेटा, तू भी थोड़ा सा नाश्ता कर ले, देख मैंने बड़े चाव से बनाया है। फिर से अंशिका की आवाज़ आई, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है माँ जी, आप और ओम दोनों नाश्ता कर लीजिए, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। अर्चना जी को बहू अंशिका का यह व्यवहार थोड़ा रूखा लगा, लेकिन फिर यह सोचकर कि वह इतने लंबे सफ़र से आई है, इसलिए थोड़ी थकी हुई होने के कारण ऐसा कह रही है, यह सब सोचकर अर्चना जी ने गहरी सांस ली और फिर अर्चना और ओम दोनों नाश्ता करने बैठ गए। माँ बेटी ने खूब इधर उधर की बातें की। ओम ने भी नाश्ता थोड़ा सा ही किया, दरअसल भूख उसे भी नहीं थी, लेकिन माँ का मन रखने के लिए वह नाश्ता करने बैठ गया था। नाश्ते के बर्तन साफ करके अर्चना जी खाने की तैयारी करने लगी। ओम को हलवा और पूड़ी बहुत पसंद था। अर्चना जी ने बड़े प्यार से ही बनाया था। अर्चना जी आज सुबह से ही लगातार चिकनी की तरह घूम रही थी। अब तो पैरों में भी दर्द होने लगा था, लेकिन बेटे बहू के आ जाने से वह सब कुछ भूल गई थी, क्योंकि आज अर्चना जी का घर पहले की तरह भरा भरा सा हो गया था। उन्होंने बड़े चाव से खाना बनाया था और फिर 2 बजे उसने दोनों को खाने के लिए बुलाया। अंशिका सोकर उठी और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। अर्चना जी को थोड़ा झटका लगा, क्योंकि एक बहू होने के नाते अंशिका ने खाना बनाने में अपनी सास अर्चना जी की किसी भी प्रकार की मदद नहीं की तो कोई बात नहीं, मगर अर्चना जी ने सोचा वह खाना परोस तो सकती है। अर्चना जी मन ही मन उस बात को भी पी गईं। फिर ओम उठा और वह खाना डालने लगा। अर्चना जी ने उसे रोक दिया और खुद ही खाना परोसने लगी। खाना देखते ही अंशिका ने कहा, यह क्या बनाया है मम्मी जी? पूड़ियाँ? कितना तेल घी होता है इसमें, हे भगवान, मैं तो इन्हें नहीं खा सकती। इनको इतना सुनते ही अर्चना जी को रोना आ गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा कोई आइटम ले लो बेटा। अंशिका ने दोबारा मुंह बनाते हुए कहा, पर माँ जी, हलवा तो मैं खाती ही नहीं, अब आप ही बताइए माँ जी, फिर मैं खाऊं क्या? अर्चना जी बोली, बेटा मैंने तो ओम की पसंद की चीज़ें बनाई थी, तेरी पसंद तो मुझे पता ही नहीं है, इसलिए बनाती कैसे? फिर अंशिका से कहा, सुनो, मेरे लिए तुम बाहर से खाना मंगवा दो ना, तुमको तो मेरी पसंद पता है ही है। मम्मी जी, आगे से आप ध्यान रखना, मुझे ऐसा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ मत बना देना। और इतना बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। अर्चना जी चुपचाप खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। अर्चना जी को काटो तो खून नहीं। उसने ओम की ओर देखा, वह चुपचाप खाना खाने में व्यस्त था, तो अर्चना जी कुछ नहीं बोली। ओम ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था। अर्चना जी चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खा तो रही थी, लेकिन उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा था, फिर भी वह जबरदस्ती उसे निगल रही थी। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन बेटे के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी। और जल्दी से उसने खाना ख़त्म किया और बर्तनों को सिंक में रखकर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में जाते ही वह फूट फूट कर खूब रोई। अर्चना जी को अपने ससुराल के दिन याद आने लगे। जब वह ससुराल में पहली बार आई थी, तो उसकी सास ने पहले ही दिन उसे बता दिया था कि क्या क्या करना है और क्या नहीं, कितने नीचे स्वर में बात करनी है, किससे बात करनी है, किससे नहीं, सारा कुछ समझाने में पूरे 2 घंटे लगे थे उसकी सास को। अर्चना जी तो घबरा ही गई थी, क्योंकि थोड़ी देर उसे तो कुछ भी याद नहीं रहा कि उसकी सास ने क्या कहा था और क्या नहीं। जब ओम के पापा उसके पास पहली बार आए, तो उसने डरते डरते सारी बात उनको बताई।
अर्चना जी की सारी बातें सुनकर उनके पति कहने लगे, मैं तुम्हारे और तुम्हारी सास के बीच में नहीं पड़ना चाहता, तुम जानो और माँ जाने। इतना कहकर उन्होंने तो वह अध्याय ही समाप्त कर दिया था। अब अर्चना जी के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं था जिससे वह अपनी मन की बात कह पाती। अर्चना जी की सास बात बात पर उसे टोकती, कभी सफाई को लेकर, कभी खाने को लेकर, कभी किसी दूसरी बात को लेकर। अर्चना जी को उसकी सास ने यह महसूस करा दिया था कि उसे कोई भी काम सलीके से नहीं आता है। अर्चना जी धीरे धीरे इसकी अभ्यस्त हो गई। वह पूरी तरह अपनी सास के बनाए सांचे में फिट हो गई। जब उसकी सास मरने को थी तो वह अर्चना का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत कड़वा व्यवहार किया। एक बहू को ससुराल के वातावरण में ढलने के लिए बहुत कुछ सीखना होता है। अपनी इच्छाओं को मारकर औरों की इच्छाओं के लिए जीना पड़ता है। मैंने भी अपने मन पर पत्थर रखकर यही सीखा है। मेरी सास ने मुझे ऐसा ही सिखाया था, मैंने भी तुझे वही सिखाया। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। अर्चना जी तो यह सुनकर रो पड़ी। उसे पता ही नहीं था कि इस कठोर इंसान के अंदर एक नाजुक दिल भी है। उसने अपनी सास के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जी, आप तो मेरी माँ से भी बढ़कर हो। मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। आपने तो मुझ पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया। अर्चना जी की सास के मुंह पर एक मुस्कान तैर गई और उसने इस संसार को अलविदा कह दिया। अर्चना जी के दिल में उसकी सास का यह रूप खिंच गया। अब वह उनकी पूजा करने लगी थी। अर्चना के मन में अपनी सास के प्रति इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके इस बदले स्वभाव को ओम के पापा भूल से अगर अर्चना की सास के बारे में कुछ कह देता था तो वह तुरंत प्रतिवाद पर उतर आती थी। फिर सभी घर के सदस्य बड़े आश्चर्य से उन्हें देखते रहते। वह अभी पुरानी दुनिया में ही घूम रही थी कि मिसेस शर्मा का फ़ोन आ गया। अर्चना जी ने फ़ोन उठाया। मिसेस शर्मा बोली, क्या हुआ अर्चना जी, सत्संग की तैयारी हुई कि नहीं? हाँ, तैयारी हो जाएगी सत्संग की, आप लोग आ जाओ। उन्हें याद ही नहीं रहा कि आज तो सत्संग भी होना है। और फिर जल्दी जल्दी वह सत्संग की तैयारी करने लगी। ठीक 6 बजे कॉलोनी की औरतें इकट्ठा हो गईं। सभी कॉलोनी की महिलाएं 2 महीने बाद मिल रही थी। सभी महिलाएं आपस में एक दूसरे को देखकर चहक उठी। खूब शोर हो रहा था। सभी खीखी खीखी करके हंस रही थी। सब लोग अपनी ही धुन में। तभी अचानक एक आवाज़ ने सबको चौंका दिया। अर्चना जी ने देखा कि सामने अंशिका खड़ी थी। वह अपना सिर दोनों हाथों से पकड़े हुए बोली, प्लीज़ आप लोग इतना शोर मत करो, मेरा सिर फटा जा रहा है। सब औरतें एकदम से खामोश हो गईं। इतना बोलकर अंशिका अपने कमरे में चली गई। अर्चना जी ने हिचकिचाते हुए कहा कि यह उसकी बहू अंशिका है और आज ही बेटे के साथ आई है। थकी होने के कारण उसके सर में दर्द हो रहा है, शायद इसलिए उसकी बात का बुरा मत माने। अब एक एक करके सब औरतों को अपने अर्जेंट काम याद आने लगे और एक एक करके सब बहाने बनाकर चली गईं। अर्चना जी सबको जाते हुए देखती रहीं और कुछ बोल नहीं पाई। अर्चना जी थोड़ी देर वहीं बैठी रहीं। फिर कुछ सोचकर वह अंशिका के कमरे की ओर गईं और बोली, बेटी, मैं तेरा सिर दबा देती हूँ। अंशिका ने अपने कमरे से ही जवाब दिया, नहीं मम्मी जी, मैंने सिर दर्द की गोली ले ली है। ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ। इतना बोलकर अर्चना जी चाय बनाने के लिए चली गईं। चाय तैयार होने के बाद उसने उन दोनों को बुलाया और सब लोग चाय पीने लगे। अंशिका ने चाय पी और झूठे बर्तन सिंक में छोड़ दिए। फिर भी उन्होंने अपनी बहू को कुछ नहीं कहा।
अर्चना जी ने बर्तन साफ किए और डिनर की तैयारी करने लगी। उसने अंशिका से पूछ लिया था कि खाने में क्या बनना है। वह उसी के हिसाब से तैयारी करने लगी। रात के 8 बज गए थे। अर्चना जी ने खाना टेबल पर लगा दिया था। दोनों को आवाज़ लगाई और वह डाइनिंग टेबल पर आ गए। अंशिका ने खाना शुरू किया। बोली, सब्जी बहुत तीखी है माँ जी। अब अर्चना जी को गुस्सा आ गया था। वह दिन भर उन दोनों की चाकरी कर रही थी और उस पर यह नाटक सहन करने की भी एक सीमा होती है। अब यह सीमा खत्म हो चुकी थी। रिश्तों को जबरदस्ती नहीं बांधा जा सकता है। जब एक पक्ष कोई रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता है तो दूसरा पक्ष कब तक उस रिश्ते को निभाएगा। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। अब तक अर्चना जी सास से माँ बन रही थी। उसे लगा कि रिश्ता जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। अर्चना जी ने कहा, ओम बाहर से ऑर्डर कर दे बेटा, जो यह खाना चाहे वह मंगवा ले। मेरे से जितना हुआ मैंने इसके लिए उतना किया, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता। ओम और अंशिका ने चौंक कर उनकी ओर देखा। अर्चना जी उन पर ध्यान न देते हुए अपनी प्लेट को लेकर सोफे पर आ गईं। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद ओम भी अपना खाना लेकर अपनी माँ के पास आ गया था। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। अंशिका अपना खाना खत्म करके चुपचाप वहाँ से चली गई थी। अगली सुबह अर्चना जी आराम से जगी। 8 बज गए थे। इतनी देर से वह कभी नहीं उठी थी। बाहर आई तो देखा ओम बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। अर्चना जी बोली, अरे तू कब से जाग रहा है? ओम ने उत्तर दिया, 7 बजे नींद खुल गई थी मेरी। अर्चना जी को पता था कि ओम को उठते ही चाय चाहिए, लेकिन उसने आज तय कर लिया था कि अब वह नौकरानी नहीं बनेगी। आज अर्चना जी ने अपने लिए भी चाय नहीं बनाई। अब ओम की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी माँ से चाय बनाने के लिए कहे। अर्चना जी ने कहा, बेटा मैं माता रानी के दरबार में जाऊंगी घूमने, वापस सोमवार तक आऊंगी। तू तो रविवार को वापस जाएगा ना। ऐसा करना कि घर को ताला लगाकर चाबी सामने वाली शर्मा जी को दे जाना। और इतना बोलकर वह अपनी यात्रा की तैयारी करने चली गई। अब उसने भी तय कर लिया था कि उसने माँ बनने का प्रयास तो करके देख लिया, अब वह सास बनकर देखेगी। अर्चना जी अपने बेटे और बहू के व्यवहार से बहुत परेशान हो गई थी। उसने उन दोनों को सबक सिखाने का निर्णय लिया था। इसलिए उसने सुबह ही कह दिया कि वह माता रानी के दरबार में घूमने जाएंगी। इस घोषणा से ओम सदमे में आ गया। इतने में अंशिका भी जाग कर आ गई। उसने देखा कि ओम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता भी नहीं है और माँ जी भी वहाँ नहीं है। अंशिका ने ओम से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं बना। अब पहली बार ओम के स्वर में तीखापन था। अगर चाय नाश्ता करना था तो जल्दी जागती और बना लेती। अंशिका ने आश्चर्य से ओम को देखा, जैसे वह कोई दूसरा आदमी हो। फिर अंशिका बोली, तुम तो जानते हो ओम कि मैं 8 बजे से पहले नहीं जागती हूँ और मुझे जागते ही चाय चाहिए। जाओ मेरे लिए चाय बना दो ना प्लीज़। ओम ने कहा, अब अपनी आदत बदल डालो। अब तुम्हारी शादी हो गई है। यह मायका नहीं, तुम्हारा ससुराल है। तुम यहाँ की बहू हो, बेटी नहीं। माँ ने तुमको कल तक बेटी बनाकर माँ का खूब प्यार दिया था, लेकिन तुमने उन्हें क्या दिया? दुख, संताप, कलेश, पीड़ा के अलावा। तभी अंशिका भी भड़कती हुई बोली, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो? मुझे वह खाना पसंद नहीं आया तो मैं उसे कैसे खाती? उन्हें वह खाना बनाना ही नहीं चाहिए था। एक बार मुझसे पूछ लेती कि क्या बनाऊं खाने में, तो कौन सी वह छोटी हो जाती। लेकिन वह तो सासू माँ है, वह क्यों पूछेंगी? खाना हो खाओ, नहीं तो भूखे मरो।
अब इस बात पर माँ जी नाराज़ हों तो मैं क्या करूं? अंशिका गुस्से में बिफर पड़ी। अंशिका की बात सुनकर ओम का पारा भी चढ़ गया और गुस्से से बोला, सही कह रही हो, मम्मी तो नौकरानी है ना और तुम महारानी। चलो जाओ और दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आओ। पहली बार ओम ने आदेशात्मक भाषा का इस्तेमाल किया। अंशिका को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ओम को क्या हो गया है। वह मन ही मन सोचने लगी थी, आज से पहले तो ओम ने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की। फिर अंशिका कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद बना लो। और यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। इस घटना से ओम हैरान रह गया। कल से इसने किया ही क्या है जो इसकी तबीयत खराब हो गई? और मन में सोचने लगा, बहुत ज़्यादा सिर पर चढ़ाने का यही अंजाम होता है। लेकिन सिर पर तो मैंने ही बिठाया था ना। कल वह मम्मी का इतना अपमान करती रही और मैं खामोश होकर बैठा रहा। क्या इसी दिन के लिए मुझे माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया था? पापा की मृत्यु के बाद सारी जमा पूंजी माँ ने मेरी पढ़ाई और मेरी शादी में खर्च कर दी। क्या इस दिन के लिए? वह मन ही मन शर्मिंदा होते हुए अपने आप से सवाल किए जा रहा था। कोई न कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा इसका। यह कहकर वह अर्चना जी के कमरे में चला गया। अर्चना जी अपनी यात्रा की तैयारी करने में लगी थी। लगभग 1 घंटे तक दोनों में क्या बातें हुई पता नहीं। ओम अपने कमरे में आकर सो गया। करीब 11 बजे अंशिका बिस्तर से खड़ी हुई, नहा धोकर तैयार होकर वह करीब 1 बजे नीचे आई तो देखा कि ये सत्संग की मंडली आई हुई है और अपना पूरा माइक सिस्टम लगा रही है। तो क्या आज फिर से सत्संग होगा और वह भी माइक से? मेरा तो सिर फट जाएगा। वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और ओम को जगाया। ओम, देखो जरा नीचे जाकर, माँ जी ने सत्संग वालों को फिर से बुलवा लिया है और पूरा साउंड सिस्टम भी साथ लाए हैं वो लोग। इतने में मैं कैसे रहूँगी? मेरा तो सिर दर्द से फट जाएगा। ओम बड़ी गंभीरता से बोला, बात तो सही है, इतना शोर कैसे सहोगी? तुम ऐसा करो, तुम किसी होटल में चली जाओ, मैं अभी बुक कर देता हूँ। और वह अपना मोबाइल लेकर होटल सर्च करने लगा। इतना कहने पर अंशिका ओम के चेहरे को देखती हुई हैरानी से खड़ी रह गई। फिर कहने लगी, ओम तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं अकेली होटल जाऊंगी क्या? जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। यह साफ साफ अंशिका की धमकी थी। इसी के चलते अब तक ओम पर हुक्म मत कर रही थी वह, लेकिन इस बार इस धमकी का ओम पर कोई असर नहीं हुआ। वह बेपरवाह होकर होटल सर्च करने लगा। ओम के इस व्यवहार से अंशिका झल्ला गई और जोर जोर से बोलने लगी, तुम माँ जी को कहते क्यों नहीं कि वह सत्संग ना करें? हमारे जाने के बाद जो चाहे करें, लेकिन रविवार तक कुछ न करें। तभी ओम बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे यह घर हमारा हो और तुम आदेश दे रही हो। घर की मालकिन मम्मी हैं, वह जो चाहे करें, हम कौन होते हैं रोकने वाले? फिर अंशिका ने शांत स्वर में कहा, प्लीज़ ओम कुछ करो ना, ऐसे तो कैसे रह पाएंगे हम संडे तक। ओम मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोचने लगा, तीर सही जगह लगा है। फिर बोला, ऐसा करता हूँ कि तुम्हारा टिकट आज ही फ्लाइट से करवा देता हूँ, तुम चली जाओ। या तुमको ही क्या हो गया ओम, मैं अकेली जाऊँगी क्या? हैरान होते हुए अंशिका ने कहा। इतने में नीचे से भजनों की तेज तेज आवाज़ आने लगी। अंशिका एकदम से चिढ़कर बोली, सुनो, तुमने कितना कान फाड़ू शोर हो रहा है। अंशिका वहीं धम्म से पलंग पर बैठ गई। मेरा तो सिर फट जाएगा। तभी ओम बोला, ऐसा करो, एक सिर दर्द की गोली लो और सो जाओ, मैं तो भजन सुनने नीचे जा रहा हूँ। इतना कहकर वह जाने लगा। अर्चना जी ने केवल अपने लिए खिचड़ी बना ली थी और खा ली थी। ओम
और अंशिका दोनों सुबह से भूखे ही थे। आज ओम ने भी कोई खाने का बाहर से ऑर्डर नहीं किया। वह तो बेफिक्र होकर भजनों का आनंद लेने लगा। उधर अंशिका शोर से वैसे ही परेशान थी। उस पर सुबह से कुछ भी नहीं खाया था उसने, इसलिए वह और भी परेशान हो गई थी। परंतु सबसे बड़ी परेशानी तो ओम के बदले व्यवहार से थी। अंशिका भी सोचने लगी, अब क्या करूं? उसने आखिर हथियार चलाया। ओम को फ़ोन करके अपने पास बुलाया और कहा कि उसे बुखार आ रहा है। ओम ने उसका हाथ छुआ तो लगा हल्की सी हरारत है। वह उसे लेकर अस्पताल चला गया। इधर अर्चना जी ने अपने मोहल्ले की सब औरतों को बुला लिया। सब औरतों ने खूब नाच गाना किया, भजनों का आनंद लिया। शाम तक चलता रहा यह कार्यक्रम। उधर ओम अंशिका को लेकर जब अस्पताल पहुंचा और फिजिशियन को दिखाया तो उसने फूड पॉइजनिंग बताया और पूछा कि कल क्या खाया था। जब उनको यह बताया कि कल दोनों टाइम खाना बाहर से मंगवाया था, तब डॉक्टर साहब ने कहा यह बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना होगा। आज केवल खिचड़ी और दलिया लीजिए। कल एक बार फिर से मुझे दिखाइए और फिर दवाई ले लेना। उन्हें पर्चा पकड़ाते हुए डॉक्टर ने कहा। दोनों घर आ गए। अंशिका को भूख लग रही थी लेकिन खाने को कुछ नहीं था। क्या करें? वह माँ से कैसे कहें खिचड़ी बनाने को? फिर उसने उम्मीद भरी नज़रों से ओम की ओर देखा, पर ओम ने हाथ खड़े कर दिए। बोला, मम्मी से तुम ही कह दो खिचड़ी बनाने को, और वह सत्संग में बैठ गया। भूख तो उसे भी बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन कल मम्मी को उसने जो दुख पहुंचाया था तो आज उपवास तो करना पड़ेगा ना। अंत में अंशिका ने हिम्मत जुटाकर अर्चना जी से कहा, माँ जी, डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग बताया है और केवल खिचड़ी दलिया ही खाने को लिए कहा है, तो बना लो और खा लो। अर्चना जी ने स्पष्ट कह दिया। फिर अंशिका बोली, मुझे नहीं आता बनाना मम्मी जी। तो अर्चना जी बोली, फिर बाहर से मंगवा ले, तुझे तो बाहर का खाना बहुत पसंद है। डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने को मना किया है मम्मी जी। इस पर अर्चना जी बोली, पर मेरे हाथ से तो नमक मिर्ची व घी वगैरह ज़्यादा पड़ता है, तो तुझे पसंद नहीं है। अंशिका बोली, मैं सब खा लूँगी माँ जी, बस आप बना दो। अर्चना जी समझदार थी। रस्सी को ज़्यादा खींचने से भी वह टूट जाती है, इसलिए आज का सबक इतना ही काफ़ी है। ऐसा सोचकर वह खिचड़ी बनाने चली गई। ओम और अंशिका को आवाज़ देकर डाइनिंग टेबल पर बुलवा लिया था। अंशिका आकर डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाने लगी। दोनों ने भरपेट खिचड़ी खाई। अंशिका भी बोली, माँ जी, खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी, मुझे भी सिखा दीजिए ना। शाम को जब बनाऊंगी तब तू भी साथ रहना, ऐसे बताने से काम नहीं चलेगा। ठीक है माँ जी। खिचड़ी खाकर वह बर्तन सिंक में रख ही रही थी कि अर्चना जी ने कहा, तेरे झूठे बर्तन कौन साफ करेगा? कल तो मैंने कर दिए थे, लेकिन आगे नहीं करूँगी, इसलिए बर्तन को साफ करके ही जाना। और यह बोलकर अर्चना जी सत्संग में बैठ गईं। शाम को जब अर्चना जी खिचड़ी बनाने लगी तो अंशिका भी आ गई और वह भी हाथ बटाने लगी। अंशिका ने कहा, कल मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं माँ जी। अर्चना जी ने कहा, हैरानी से पूछा, क्या तूने उन्हें बुलाया है? हाँ माँ जी, मैं उनके साथ चली जाऊंगी, जब वापस नौकरी पर जाना होगा तब आ जाऊंगी। अंशिका ने कहा। अर्चना जी बोली, यहाँ मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे आ जाए और जब चाहे चला जाए, समझी? तेरे मम्मी पापा को किसी होटल में ठहरा दे, और हाँ, अगर इस घर में रहना है तो घर के सदस्य की तरह रह, मेहमान की तरह नहीं। तू भी होटल चली जा, फिर जहाँ मर्जी हो चली जाना, और जब चाहे नौकरी पर भी चली जाना। इतना सुनकर अंशिका अवाक रह गई। उसे अपनी सास अर्चना जी से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे बहुत बुरा लगा। इतने में ओम भी वहाँ आ गया। अंशिका ने ओम की ओर देखा और कहा, सुना,
तुमने ओम, माँ जी क्या कह रही हैं? मैंने सब सुन लिया। माँ जी कह रही हैं वह एकदम सही कह रही हैं। तुम मेहमान नहीं हो। तुमने ना तो माँ को माँ समझा और ना ही इस घर को घर। इसलिए अच्छा होगा कि तुम किसी होटल में ठहर जाओ। अंशिका, मेरे से कुछ भी उम्मीद मत रखना। जो भी करो सोच समझ कर करो। मैं तो माँ के पास ही रहूँगा। अंशिका को काटो तो खून नहीं। वह गुस्से से बौखलाकर अपने कमरे में चली गई। अर्चना जी को भी बहुत बुरा लग रहा था इस व्यवहार पर, मगर ओम ने अपनी माँ को समझाया कि हर बीमारी का इलाज कड़वी गोली ही है, थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। दूसरे दिन सुबह अंशिका जल्दी जाग गई और किचन में चाय बनाने लगी। खटर पटर की आवाज़ सुनकर अर्चना जी की नींद खुल गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ओम भी वहां आ गया। अर्चना जी ने उससे इशारे से पूछा तो वह अपनी माँ को अलग ले गया और कहा, कल इसने अपनी माँ से बहुत सारी बातें की थी। अंत में यही निष्कर्ष निकला कि जैसा माँ चाहे वैसा ही करने में भलाई है। बस उसी का परिणाम है। यह ओम के होठों पर मुस्कान थी और फिर अर्चना जी किचन की ओर चल दी। तो अंशिका अर्चना जी से लिपट लिपट कर रो रो कर बुरा हाल कर लिया। रोते रोते, माँ जी मुझे माफ़ कर दो। अर्चना जी मोम की तरह पिघल गई। उसे चुप कराते हुए बोली, नहीं मेरी बच्ची, रोते नहीं। मुझे यह सब करने को मजबूर तुमने कर दिया बेटी। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। यह कहकर अर्चना जी उसे प्यार करने लगती हैं। वह दिन और आज का दिन अंशिका अपनी सास को शिकायत का कोई मौका नहीं देती है। जब तक वह अपनी सास के साथ उनके घर में रह रही थी, उसके बाद भी वह अपने पति के साथ शहर चली गई, मगर फिर भी वह अपनी सास से रोज़ बात करती थी। तो दोस्तों, अर्चना जी ने अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है? यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।